चलिए इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चंस को करते हैं फिर से आज। और आज हम लोग जो क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कंज्यूमर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। कंज्यूमर सेमी ड्यूरेबल जो सामान है में शामिल है। कौन सा सेमी ड्यूरेबल? देखो बहुत सारे गुड्स होते हैं, एक तो ड्यूरेबल होता है, एक होता है सेमी ड्यूरेबल, एक होता है पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स मतलब जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा बहुत जल्दी खराब। जैसे कौन सा गुड है बहुत जल्दी खराब हो जाता है? दूध, दही, वो सब सारे क्या है? पेरिसेबल गुड्स हैं, ठीक है, जो बहुत अत्यधिक खराब हो जाने वाले। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर सेमी ड्यूरेबल। जो कार जो है वो ड्यूरेबल गुड्स है, याद रखना, जो बहुत लंबे समय अवधि के लिए जो है वो चलता है, मतलब दीर्घकालिक के लिए। अगर देखा जाए फूड ग्रेन भी, फूड ग्रेन क्या होता है? बहुत जल्दी खराब हो जाता है भाई, लेकिन थोड़ा बहुत के लिए समझ। ऐसा थोड़ा ना कि आप 5 साल का चावल अभी खाओगे, नहीं खा पाओगे भाई। 5 साल का टमाटर अभी खा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो ये सब सारी चीजें नहीं है। मिल्क प्रोडक्ट भी बहुत जल्दी एक तरीके से क्या होता है? खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये पेरिसेबल में आ जाएगा। पेरिसेबल मतलब बहुत जल्दी खराब होने वाली वस्तु। देखो फैंस और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो क्या है? सेमी ड्यूरेबल है, मतलब 1 साल और 1 साल से कम, जिसको हम लोग लगभग या फिर 1-2 साल 3 साल उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, उसको सेमी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल कौन होता है? जो बहुत साल तक, 20 साल 25 साल तक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या 10-15 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा कार हो गया, है कि नहीं? तो वो सब किसके अंदर आएगा? हाँ, ठीक है। आगे आ जाते हैं भाई। सेकंड बताइए, सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड हमारे पास उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या होता है भाई? बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, जीडीपी बोलते हैं। वैल्यू बोला है ना, जितना भी सामान हमारे देश के भीतर या फिर वस्तु बनता है उसकी जितनी वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलकर चलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थर्ड वाला। लोअरिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी क्या बोलेंगे? अवमूल्यन। लोअरिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी का मतलब क्या? देखो यहाँ पर 4 चीजें होती हैं भाई, आपको पता होनी चाहिए। एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, और क्या होता है? बोलो। रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन, ठीक है, ठीक है। अब जो रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन का मतलब अवमूल्यन, और अगर मूल्यांकन हो रहा है तो मूल्यांकन मतलब कौन? मूल्य अगर बढ़ रहा है तो वो क्या होगा? रिवैल्यूएशन। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास, अगर मूल्य में वृद्धि हो रही है तो। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कौन करता है? बाजार के हिसाब से होता है। ये किसके हिसाब से? फ्लेक्सिबल, लचीला विनियम दर, ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और इसमें क्या होता है? ये दोनों कौन? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत। फ्लेक्सिबल किसके हिसाब से होता है? बाजार के मांग और सप्लाई के हिसाब से होता है। फिक्स्ड जो होता है वो किसके हिसाब से होता है? बताओ कौन करता है? आरबीआई करती है, केंद्रीय बैंक करती है। तो कहीं भी अगर रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन शब्द आ गया ना, अवमूल्यन या पुनर्मूल्यन, ठीक है, या तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, स्थिर, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब डिवैल्यूएशन क्या? अब जैसे मान लो कि $1 80 रुपए के बराबर है। अगर $1 सरकार ने क्या कर दिया? 90 रुपए का कर दिया, या $1 70 रुपए कर दिया, तो कौन सा रिवैल्यूएशन होगा, कौन सा डिवैल्यूएशन होगा? बताओ। यही तो गड़बड़ है, ये 70 वाला। लोअरिंग का मतलब आप नहीं समझ रहे, इसका मतलब मुद्रा का मूल्य कम हुआ है, रेट कम नहीं हुआ, दर कम नहीं हुआ है। देख रहे हो, समझ रहे हो? मूल्य और दर में फर्क है ना। दर हमने क्या, दर हमारे पास ये है, $1 70 रुपए, वो दर है। मूल्य का मतलब क्या? पहले $1 का इस्तेमाल करते थे तो 80 रुपया का एक खिलौना आता था। अब $1 का वही खिलौना 90 रुपया देना पड़ रहा है। मतलब हमारे देश की करेंसी, हमारे देश की मुद्रा की जो कीमत है या मूल्य है उसमें गिरावट आया। समझ रहे हो? नहीं समझे? नहीं समझे, हाँ। देखो मैंने क्या बोला, $1 का सामान जो है वो पहले 90 रुपया में क्या था, आप ले रहे थे भाई। अब मान लो कि वही $1 का सामान आपको 100 रुपया में प्राप्त हो रहा था। आपकी करेंसी की वैल्यू, मतलब रुपया का वैल्यू बढ़ा या घटा? वैल्यू घटा है ना। बढ़ा कैसे? एक्सचेंज रेट बढ़ा है। अगर बोला जाए जो
विनिमय दर है वो एक तरीके से क्या हुआ, बढ़ा है, लेकिन डोमेस्टिक करेंसी क्या हुई है, घरेलू मुद्रा का क्या हुआ है, हाँ उसका डेप्रिसिएशन हुआ है। अगर यही मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हो रहा था तो हम लोग उसको डेप्रिसिएशन बोल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा कोई शब्द नहीं है, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन रहता तो इन दोनों में कब क्लास हो जाता, समझ रहे हो। तो रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन और अवमूल्यन, ये दोनों किसका पार्ट है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का पार्ट है, मैंने बताया अभी। फिक्स्ड मतलब स्थिर विनिमय दर का, ठीक है। स्टैगफ्लेशन, देखो दो शब्द है, स्टैगफ्लेशन मतलब दो शब्द है यहाँ पर, स्टैग और फ्लेशन, दो वर्ड आता है, एक आता है आपका स्टैग्नेंट और दूसरा वर्ड आता है आपका इन्फ्लेशन। मतलब स्टैग यहाँ पर 4 वर्ड उठाएं और इन्फ्लेशन का क्या, ये वाला LATI वर्ड, समझ गए। इसका मतलब स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, कहीं पर रुक जाना। हमारी अर्थव्यवस्था 1947 में क्या था, रुका हुआ था, समझ रहे हो। स्टैग्नेंट था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खास करके, तो स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। तो अगर इकोनॉमी रुका हुआ है, ठीक है, ऊपर से क्या है भाई, लो ग्रोथ रेट है, हाँ लो ग्रोथ रेट है, मतलब ज्यादा महंगाई कम ग्रोथ कम वृद्धि, यहाँ पर ग्रोथ का मतलब क्या होगा, वृद्धि, ठीक है, कम वृद्धि और ज्यादा बेरोजगारी। तो ये कौन सी स्थिति है, हमारी स्टैगफ्लेशन का, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, हाँ मतलब अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने पर जीरो आ रहा है, या पेमेंट नहीं बोला, याद रखना दोनों में अंतर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दो अलग अलग चीज है। भुगतान संतुलन और यहां पर क्या, व्यापार संतुलन। ट्रेड के बारे में कभी भी बात आए तो यहां पर ओनली गुड्स को लिया जा रहा है, वस्तु को लिया जा रहा है। अब पेमेंट में गुड्स एंड सर्विस दोनों आ रहा है। ट्रेड आप सर्विस का नहीं करते हो ना, व्यापार आप सर्विस का कर सकते हो, आप कोई वस्तु का ही तो करोगे। तो यहां पर वस्तु का व्यापार के बारे में बात किया जा रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो यहां पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्लियर। कंज्यूमर सरप्लस 6 में क्या बोला गया है, उपभोक्ता अधिशेष, क्या होगा भाई, उपभोक्ता अधिशेष। यहां तो क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, क्लियर। आगे आ जाओ 7 में, 7 में क्या, व्हेन द प्राइस फॉल्स डिमांड नॉर्मली, अभी हमने बताया भाई, जब कीमत कम होता है, मांग का नियम क्या बोलता है, जब कीमत कम होता है तो मांग बढ़ती है, बस क्वांटिटी या डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है, मांग की मात्रा बढ़ती है। मांग में तो इतना है कि भुला जाओगे तुम, कोई नहीं, उतना नहीं पढ़ना, तो लेक्चरर बनने के लिए पढ़ना है। आगे आ जाओ, 8वें में आ जाओ, इकोनॉमिक एज्यूम्स, क्या भाई, अर्थशास्त्र मानता है, हाँ अनलिमिटेड रिसोर्स और लिमिटेड रिसोर्स, असीमित जरूरतें हैं और सीमित संसाधन है। संसाधन हमें सीमित है और हमारे पास जो है वो मतलब हमारी जो चाहत है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये बात है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी। 9 में आइए, इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम इन द फेवर ऑफ पेंशन, इन द फेवर ऑफ, महंगाई किसके पक्ष में इनकम को फिर से बांटती है, अमीर। सिंपल सी बात है, अमीर में तो अमीर से लेकर ही तो बांटी जाती है भाई। ये बोल रही है, गरीब बोल रही, पेंशन वाले को क्यों परेशान कर रही हो तुम, पेंशन वाले का पैसा लेके हम बांटने लगे तो हो गया फिर मेरा, ठीक है। पेंशन वाला पैसा ना सरकार, जब CFI नाम सुना होगा आपने, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि, तो संचित निधि में पेंशन वाला पैसा सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही उसको पार्लियामेंट को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पब्लिक अकाउंट कमेटी को बताती है, जिसको PSC बोलते हैं, ठीक है। 10th नंबर में आइए, व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑफिशियली चेंज इट्स, अब क्या बोला गया, ऑफिशियली चेंज। 10th में क्या बोला गया, जब घरेलू मुद्रा की कीमत आधिकारिक तौर पर बदलती है, आधिकारिक तौर पर बदलती है तो हम लोग क्या बोलेंगे,
ऑफिशियली कर रहा है तो कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। कोई भी काम ऑफिशियली हो रहा है, आधिकारिक रूप से हो रहा है तो कौन कर रही है? सरकार। और सरकार क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों किसका पार्ट है? बाजार मतलब लचीला विनिमय का पार्ट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का पार्ट है। मतलब बाजार का डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होगा। डिफ्लेशन होगा नहीं, क्या होगा? रिवैल्यूएशन ही कर सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन, यहाँ पर रिवैल्यूएशन यही डाल दिया, पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा क्वालिटी कोई दिक्कत नहीं, बढ़ेगा। आगे बढ़े। क्या हुआ, क्या बोल? 11वां नंबर, ये वाला ठीक क्वेश्चन है। 11वें में क्या बोला गया? FII द्वारा शेयर और बॉन्ड खरीदने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? FPI। याद रखना, दो तरीके से निवेश हमारे देश में आता है। एक तो FDI के तौर पर, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या भाई? विदेशी निवेश। कौन सा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और दूसरा होता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या? विदेशी संस्थागत निवेश। अब देखना दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर मान लो अमेरिका की अमेजॉन कंपनी यहाँ पर एक अपनी नई फैक्ट्री बना रही है, इसका मतलब एक कंपनी है वो पूरी तरीके से भारत में निवेश कर रही है, मतलब वो क्या हो गया? डायरेक्टली किया जा रहा है ना, कोई कंपनी के द्वारा पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा। लेकिन यहाँ का एक कोई जॉर्ज है, ठीक है, ठीक है, जॉर्ज बंदा है जो अमेरिका में रह रहा है, वो हमारी देश की कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो वो FII हमारे संस्थागत में या हमारी कंपनी या हमारे देश की कंपनी या फिर संस्था में या फिर संस्थागत चीजों में, इंस्टीट्यूशन में निवेश कर रहा है। समझ रहे हो? जैसे रिलायंस का कोई शेयर खरीद रहा है अमेरिकन बंदा, तो जो पैसा आ रहा है वहां से यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो, इसको लिखना फॉरेन पोर्टफोलियो, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो शब्द कहां पर दिया हुआ है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दो जगह दिया हुआ है, तो कोई और दोनों में कोई ऑप्शन भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। या पोर्टफोलियो सेविंग कर दो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मान लो या फिर बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमें समझना है। आगे आ जाते हैं 12 पर। 12 में क्या है? 12 में हमारे पास है, एक जरूरत डिमांड या मांग तब बनती है, नहीं क्या बोला गया, वॉन्ट बिकम अ डिमांड व्हेन बैक्ड बाय। एक जरूरत डिमांड कब बनती है? ये एक जरूरत मांग कब बनती है, वहां मांग लिख लीजिए। एक जरूरत मांग कब बनती है? अब मान लो किसी को जरूरत है, हाँ भाई जरूरत तो बहुत चीज है भाई, जरूरत है। अब ये कोई जरूरत मांग में कब कन्वर्ट होती है? डिमांड में कब? जरूरत का मतलब क्या हो गया? आपको जरूरत तो बहुत सारी चीजों का हो सकता है, लेकिन आप हर चीजों का मांग नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए, ठीक है, हाँ लैम्बोर्गिनी चाहिए, या फिर एक जहाज जो क्या करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्विच आप दबाइएगा तो वो ऊपर का डब्बा खुल जाएगा कार का, वैसा गाड़ी चाहिए आपको, स्पोर्ट्स कार चाहिए जो 1 करोड़ का है। अब आपकी औकात है नहीं, हमारी भी औकात नहीं है, कहाँ से खरीदें भाई? तो हम सोच ही सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको जरूरत तो है, लेकिन आपके पास मांग उस चीज का हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है। कोई जरूरत मांग तभी हो सकता है जब आपके पास उतना पैसा हो कि आप उस चीज को खरीद सको। आपके पास है ऑटो खरीदने का पैसा, आप सोच रहे कि मैं BMW का कार खरीदूंगा, तो आपकी वो जरूरत हो सकती है, जरूरत है कार की, लेकिन आपको वैसे कार ही खरीदने हैं जितना आपके पास पैसा है। और आप इसका मतलब क्या? परचेजिंग पावर से इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब एबिलिटी टू परचेज। मतलब क्या हो गया? खरीदने की क्षमता होनी जरूरी है। खरीदने की क्षमता नहीं है तो कभी भी मांग उत्पन्न नहीं हो सकता, चांस ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, मांग जो है वो फ्लो वेरिएबल है कि स्टॉक वेरिएबल है? प्रवाह चर है या फिर स्टॉक चर है? बताइए। प्रवाह चर इसलिए क्योंकि हम लोग एक समय अवधि में उसको मापते हैं, इसलिए उसको फ्लो वेरिएबल। कभी कभी सवाल आता है तो याद रखना है थोड़ा सा।
आगे आते हैं, प्राइस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, बताइए भाई कौन सा क्वेश्चन है, 13वां। कीमत सिद्धांत को इस नाम से जाना जाता है, ये माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म होता है एक समष्टि होता है, तो जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का पार्ट होता है प्राइस। वहीं अगर इन्फ्लेशन के बारे में बात किया जाए, महंगाई, तो क्या होगा, मैक्रो में। ठीक है, तो याद रखना माइक्रो और मैक्रो को कैसे समझते हैं भाई, एक पेड़ है, एक पेड़ में सिर्फ एक जंगल के बारे में अगर हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो माइक्रो हो गया, सूक्ष्म हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, दूसरा होता है अगर हम पूरे जंगल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो मैक्रो। इसका अब इसको कंट्री से रिलेट करो, अगर हम सिर्फ तुम्हारे बारे में पता लगा रहे हैं, तुम्हारे घर के बारे में पता लगा रहे हैं कि तुम्हारे घर में कितना कौन पैसा कमाता है, कितना सेव करता है, ठीक है, किस तरीके से खर्च कर रहा है, तो वो एक माइक्रो का पार्ट हो गया, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का पार्ट हो गया। लेकिन हमने बोला हम अपने देश का पूरा इनकम निकालेंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे, राष्ट्रीय आय निकालेंगे, तो मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। नेशनल इनकम हमने बताया था भाई दो चीज, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट और एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। ये होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम हमेशा, और ये होता है हमेशा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय। तो यहां पर राष्ट्रीय आय एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट इसका राइट आंसर होगा। फैक्टर कॉस्ट का मतलब यहाँ फैक्टर कॉस्ट लिख दिया, लेकिन यहाँ क्या होगा, कारक लागत। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट कारक लागत, क्लियर। आगे आ जाओ, अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन, अभी तो बताएं, फर्म्स आर प्राइस टेकर या डू यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन, हाँ ठीक है, प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं रहता। प्राइस मेकर कौन रहता है, मोनोपोली। देखो कीमत लेने वाला, कीमत बाजार के हिसाब से तय होता है ना, तो कीमत लेने वाला कौन हो गया, ये आंसर होगा हमारा प्राइस टेकर, राइट आंसर। 16वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 16 में क्या है हमारे पास, 16 में हमारे पास है भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा टैक्स देता है, कौन सबसे ज्यादा टैक्स देता है भाई, इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र, औद्योगिक जो क्षेत्र है वो एक तरीके सबसे ज्यादा टैक्स देता है। इकोनॉमिक व्हाट ओट बी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र वैसा है जैसा उसे होना चाहिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, नॉर्मेटिव। ठीक है, नॉर्मेटिव को नाम मात्र भी बोलते हैं, या फिर उसको नहीं, नॉर्मेटिव को हिंदी में, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में समझना, दो तरीके का इकोनॉमिक्स होता है। जैसे माइक्रो मैक्रो होता है, उस तरीके से एक और एक एंगल में होता है क्या, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, इसको बोल लो। ठीक है, सकारात्मक, और इसको बोलो नॉर्मेटिव। ठीक है, नॉर्मेटिव का मतलब कि हमने बोला भाई कि यार आने वाले समय में ना भारत जो है वो चाइना से आगे बढ़ जाएगा, मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि ना हो सकता है हो जाए। अगर कोई इकोनॉमिक्स को या कोई ऐसी चीजों को बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, जैसे पेपर में बताया जाता है, अनुमान किया जा रहा है, ओपिनियन दिया जा रहा है, ठीक है, ओपिनियन क्रिएट किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव। पॉजिटिव क्या होगा, हमने बोला भाई भारत जो है, भारत की जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या से ज्यादा है, तो है, फैक्ट है, और ये अभी है फैक्ट पर बेस्ड है ना। जो भी चीज अगर इकोनॉमिक्स में फैक्ट के ऊपर बात किया जाए कि हाँ भाई ये सही है, मतलब सही है, मतलब प्रॉपर डेटा के साथ बात किया जा रहा है, प्रॉपर स्टैट्स के संख्या के रूप में इसको बताया जा रहा है, और जो सच है एक्चुअल में, हो सकता है क्या नहीं, ये इसमें क्या हो सकता है, भारत की जनसंख्या ज्यादा भाई अमेरिका से, हमने बोला भाई जो वृद्धि दर है, आर्थिक वृद्धि दर है, भारत की ज्यादा है अभी अमेरिका से, तो सच बात है, आर्थिक जो वृद्धि दर है वो हम वहां से ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात हो रहा है। लेकिन वही मैं बोलता कि हो सकता है कि अमेरिका से ज्यादा पैसा भारत को खर्च करना चाहिए रक्षा पर, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब वो क्या हो गया, नॉर्मेटिव। ठीक है, याद रखना है। मॉनेटरी और फिजिकल तो जानते हैं, मॉनेटरी क्या हो गया, मौद्रिक क्या किससे रिलेटेड है, मॉनेटरी किससे रिलेटेड है, मॉनेटरी
आगे आ जाओ 18 में। 18 में अगर देखा जाए तो क्या है भाई, द कंडीशन वन बायर मेनी सेलर, कौन है भाई? एक बायर, एक बायर मतलब वन बायर और मेनी सेलर, हाँ मोनोपोली, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये देखना यहां पर क्या है, एक बायर है और बहुत ज्यादा कौन है, सेलर है। मोनोपोली में क्या होता है, एक सेलर होते हैं और बहुत ज्यादा बायर होता है। मतलब यहाँ विक्रेता एक, क्रेता बहुत ज्यादा, यहाँ क्रेता एक, लेबर मार्केट में होता है ऐसा, ठीक है, श्रम बाजार में मोनोपोली, ठीक है। ओलिगोपोली क्या होता है भाई, ओलिगोपोली जहां कुछ कंपनी जो है वो पूरे मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं, उसको हम लोग क्या, जैसे बोलो, अगर बोला जाए, क्या बोला जाए भाई, सिगरेट की कंपनी, कितनी कंपनी है, 5-6 कंपनी पूरे मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं, तो वो कौन सा मार्केट हो गया, ओलिगोपोली, ठीक है। 19 में आ जाओ। 19 में क्या है, किसी देश में उत्पादित कुल वस्तु, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी होगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका आंसर 20वां देखो, इकोनॉमिक प्राइमरी डील विथ, किससे करता है भाई, 20वां का सभी, कोई भी अर्थ जो अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से केवल उत्पादन, दुर्लभ संसाधनों का आवंटन और केवल उपभोग, ये तीनों एक तरीके से हो सकता है, तो हमारा ये सभी आंसर राइट है। सिर्फ कंजम्पशन ओनली नहीं हो सकता है ना, ये तीनों होगा, तो तीनों हमारा राइट आंसर होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ होता है, जहां पर पब्लिक प्राइवेट दोनों साथ में हो रहा है। 22वां नंबर, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक स्टडी, एक व्यक्ति के बारे में स्टडी कर रहा है, अभी बताया मैंने, माइक्रो। अगर पूरे देश के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मैक्रो, मतलब समष्टि और व्यष्टि बोल लो, या फिर आप सूक्ष्म बोल सकते हो। नेशनल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, नेशनल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, नेशनल इनकम क्या होता है भाई, एनएनपी एटा फैक्टर कॉस्ट, इसमें क्या माइनस कर दो, मूल्यह्रास, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास करो भाई, मूल्यह्रास तो क्या होगा भाई, डेप्रिसिएशन के बाद बोला है, अच्छा डेप्रिसिएशन के बाद बोला है, डेप्रिसिएशन के बाद कहां गया क्वेश्चन में, क्या बोला गया, मतलब मूल्यह्रास के बाद राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है, जब मूल्यह्रास कम हो जाता है तो क्या होता है भाई, एनएनपी एटा डेप्रिसिएशन के बाद बोल रहा है ना, तो डेप्रिसिएशन के बाद क्या होगा, शुद्ध निकलेगा, तो एनएनपी एटा फैक्टर कॉस्ट होगा, ठीक है। तो लिखिए 21 में, तो अच्छा 23 में होगा, सी नंबर ऑप्शन। आगे आते 24 में, फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेट है, फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेट है, राजकोषीय नीति किससे रिलेट है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, सरकारी राजस्व और व्यय। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है भाई, हाँ बी ऑप्शन राइट है इसका, बी, हाँ बी, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रास्फीति और ऋण को नियंत्रण करना, नौकरी पैदा करना इसका नहीं, निर्यात को बढ़ावा देना इसका भी नहीं है, बाहरी ऋण को नियंत्रित करना इसका भी, इसका कोई रोल नहीं है। इसका मतलब यहां पर आंसर होगा आपका बी। आ जाओ भाई 26 में, जीएनपी, 26 में क्या बोला, जीएनपी इक्वल्स जीडीपी, ठीक है, क्या बोला गया, प्लस क्या होगा भाई, क्यों, क्योंकि डी से हम लोग देखो यहां पर क्या, जीएनपी इक्वल्स जीडीपी प्लस, तो यहाँ पर पी सेम है, पी यहाँ जी सेम है, यहाँ भी पी सेम है, यहाँ पर क्या है, मेरे को कहाँ जाना है, एन में, एन क्या होता है, नेशनल होता है, ठीक है, राष्ट्रीय होता है, तो राष्ट्रीय, डोमेस्टिक से घरेलू से राष्ट्रीय जाना है, तो क्या प्लस एनएफआई, ठीक है।
प्लस NFIA हमारा राइट होगा, तो NFIA जो होगा दोनों जगह दे दिया, यहाँ पर 2 अब्रॉड कर लो, ये ऑप्शन ए नंबर राइट कर लो, ठीक है। आगे आ जाओ, व्हेन CRR डिक्रीजेस, सोचो हमने क्या बोला कि 27वां में CRR कैश रिजर्व रेशियो जब कम होता है, तो कम होगा मतलब कम पैसा उसको RBI के पास जमा करना होगा, तो इसका मतलब क्या, ज्यादा लोन देगा, तो लोन क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 28, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग मतलब घरेलू कीमत कम, हाँ ठीक है, लोअर प्राइस देन डोमेस्टिक, ठीक है। 29, ये स्टैगफ्लेशन बता रखा है। कोर इन्फ्लेशन देखिए, स्टैगफ्लेशन की क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 30 का देखिए, कोर महंगाई में क्या होता है भाई, फूड एंड फ्यूल को काउंट नहीं करते हैं, याद रखिए। कोर इन्फ्लेशन में हम लोग फूड और ये नहीं करते। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, राष्ट्रीय आय अपन जनसंख्या, कुल जितनी राष्ट्रीय आय और डिवाइडेड बाय जनसंख्या, तो हमारा राइट आंसर होगा। 32 में क्या बोला गया, द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, हाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा में सरकार द्वारा, तो वो क्या होगा, राजस्व। कैपिटल क्यों होगा, हाँ भाई कैपिटल होगा ये। राजस्व कैसे होगा, राजस्व हो सकता है, क्यों भाई, क्योंकि राजस्व से क्या होता है, कोई लाभ प्राप्त सरकार को नहीं होगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि इससे लाभ प्राप्त होगा। अगर वैसा सरकारी स्कूल में कुछ फीस होता है ना, 10 रुपए 5 रुपए, तो कुछ ना कुछ तो लाभ हो रहा है ना, ठीक है। अगर यही हम बोलते हैं डिफेंस का खर्चा, किसके अंदर आएगा, डिफेंस का खर्चा, रक्षा का जो खर्चा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, पेंशन का खर्चा, सैलरी खर्चा, सब राजस्व के अंदर, जिससे सरकार को कोई लाभ प्राप्त नहीं, सरकार को जिससे लाभ प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल के चलेंगे। 33 में ब्लैक मनी रेफर्स टू अनअकाउंटेड इनकम, कहा है, कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला। 33 में क्या होगा कि काला धन का मतलब, हाँ काला धन का मतलब क्या होगा भाई, जो हमें पता नहीं है, पता कौन नहीं होता है, जो बैंक में पैसा नहीं होता है, ठीक है, तो उसको अनअकाउंटेड मतलब क्या, बिना हिसाब किया हुआ आय। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या, जीडीपी डिफ्लेटर कुल मुद्रास्फीति, हाँ वो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है भाई, पहले फॉर्मूला बताओ, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल लिख लो, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल मतलब नाम मात्र, सकल घरेलू उत्पाद नाम मात्र, और रियल का मतलब क्या होगा, वास्तविक। अगर इन दोनों को डिवाइड करें, इंटू 100 करें, तो जीडीपी डिफ्लेटर निकलता है। कोई भी पूछे कि नाम मात्र जो होता है वो कौन से वर्ष के आधार पर निकलता है, तो कौन से वर्ष या फिर कौन से ईयर के हिसाब से इसको निकाला जाता है, आधार वर्ष या फिर चालू वर्ष, चालू वर्ष के आधार पर, ठीक है। चालू वर्ष जैसे हमने बोला 2025 में 20 रुपया दाम था टमाटर का, अभी 25 रुपया हो गया, कितना परसेंट बढ़ा, 5 रुपया, तो ये नॉमिनल ग्रोथ हुआ है, नाम मात्र, जो चालू वर्ष के आधार पर इसको निकाला जाएगा। रियल जो जीडीपी है, जो वास्तविक जीडीपी बताता है, उसको आधार वर्ष के, बेस ईयर के हिसाब से, आधार वर्ष के हिसाब से मेजर किया जाता है, ठीक है, आधार वर्ष के हिसाब से। 35वां आइए 35 में क्या बोला गया भाई, 35 में हमारे पास ये बोला गया, विच पॉलिसी यूज्ड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मौद्रिक नीति। आगे आ जाओ, पब्लिक एक्सपेंडिचर एम्स 36 में बताइए, आर्थिक विकास, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए ही तो एक तरीके से सार्वजनिक जो व्यय है वो किया जा रहा है, लाभ के लिए बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, बचत के लिए बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। लाभ के लिए कौन करता है, कंपनीज करती हैं, प्राइवेट कंपनीज,
जिसको हम यहाँ बोल सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है। इसको और भी लिखते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। अगर बोरोविंग को हटा दिया जाए, ठीक है, और कुल व्यय को माइनस करें कुल राजस्व के साथ, तो वो हमारा क्या निकलता है, फिस्कल डेफिसिट। यहां पर एक और होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो ब्याज का जो भुगतान होता है उसको अगर माइनस कर देंगे हम लोग राजकोषीय घाटा से, तो हमारा क्या निकलेगा, 38 का आंसर। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या एक्सक्लूड करता है भाई, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब भुगतान, मतलब ब्याज भुगतान। तो अगर राजकोषीय घाटे को माइनस कर दें किससे, इंटरेस्ट पेमेंट से, तो हमारा आंसर प्राइमरी डेफिसिट आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कब होगा, बताओ। सरप्लस का मतलब अधिशेष। भुगतान संतुलन अधिशेष कब होगा, जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, निर्यात ज्यादा होगा, आयात कम होगा। सिंपल सी बात है। कहां हो रहा है भाई, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, ठीक है, निर्यात इज ग्रेटर देन आयात। पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटेजी 40 नंबर में पेनिट्रेशन जो होता है वो कब होता है भाई, बताओ। हाँ, कम कीमत पर, एंटर अ मार्केट इन विथ अ लो प्राइस, ठीक है, तब आप मार्केट में बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं। क्लियर। पेनिट्रेशन का मतलब समझते हो, जब आपको बहुत ज्यादा माल को पहुंचाना हो तो आप कम कीमत में पहुंचा दो, फिर जब मार्केट में आपका एक इमेज बन जाए तब अपने प्राइस को बढ़ा दो, ठीक है। 41 में, इफ द प्राइस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस, ये तो बता दिया भाई, प्राइस जब बढ़ेगी तो मांग घटेगी। दोनों के बीच में कैसा संबंध, उल्टा संबंध। लेकिन अगर यहाँ सप्लाई के बारे में बात किया जाए तो कीमत जब बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है, आपूर्ति क्या होती है, बढ़ती है, और कीमत कम होता है तो आपूर्ति क्या होता है। अगर कोई बोलेगा मांग का वक्र कैसा होता है, नीचे की ओर। मांग का वक्र कैसा होगा, मांग वक्र हमेशा नीचे की ओर होगा, ठीक है, और जो आपूर्ति का वक्र होगा वो क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। यहां पर भी बात समझना है थोड़ा सा। 42 देखिए, मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन, जब मांग और आपूर्ति बराबर होगा, ठीक है। असंतुलन दोनों स्थिति में होगी, जब सप्लाई अधिक हो जाएगा तब भी, और जब सप्लाई कम हो जाएगा तब भी। हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहां पर है, मुंबई में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। सीआरआर फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित, देखो यहाँ नगद आरक्षित अनुपात होगा, ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात। एसएलआर का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तरलता, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, वैधानिक तरलता अनुपात, याद रखिएगा इसको। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, खुले बाजार परिचालन, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। एसएलआर के तहत बैंकों को क्या करना पड़ता है, अपने पास ही कुछ पैसा रखना पड़ता है, और सीआरआर में आरबीआई के पास जो होता है वो कैश के रूप में रखना होता है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में सरकारी प्रतिभूति का खरीद बिक्री होता है, ठीक है। कौन करता है, आरबीआई करता है सरकार के बदले। रेपो रेट का मतलब क्या हो गया, 46 में रेपो रेट, बताइए भाई। रेपो रेट रेफर्स टू, हाँ, लेंडिंग रेट लिख दिया, ऋण ऋण देने का जो ब्याज दर है, ठीक है। तो लेंडिंग रेट मतलब क्या हो गया, ब्याज, जो पैसा दिया जाता है लोन, उसका जो ब्याज दर होता है, ठीक है, उसको हम लोग लेंडिंग रेट बोलेंगे। कि किस रेट पर ब्याज, किस ब्याज पर पैसा जो है वो वाणिज्य बैंकों को दिया जा रहा है केंद्रीय बैंकों के द्वारा। मनी सप्लाई इज प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, ठीक है।
मनी सप्लाई को यहां पर क्या लिखेंगे, मौद्रिक आपूर्ति, ठीक है, मौद्रिक आपूर्ति मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, आरबीआई के द्वारा। किसके तहत भाई, M1, M2, M3, M4, ठीक है, ठीक है। इसमें C प्लस DD प्लस OD, इसमें पोस्ट ऑफिस का पैसा जोड़ दो तब आ गया, इसमें टाइम डिपॉजिट जोड़ दो तब आ गया, और इसमें सारा पैसा जोड़ दो तब आ गया, सेविंग सर्टिफिकेट के अलावा, ठीक है। फिस्कल, अब आगे जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्लियर, जो ऑप्शन नंबर सी है। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन, देखो यहां भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लिखिएगा इसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका समाप्त होता है 50 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।